हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 19 के अंदर जुड़ने जा रहे हैं और आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, इससे पहले हम लोग रेखा पैरामीटर लेके आए थे, वो हमने एक ही लेक्चर के अंदर खत्म कर दिया था। अगर आपको उस लेक्चर के अंदर कुछ डाउट है तो आप लोग लेक्चर नंबर 18 से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो उसके कमेंट में आप लोग बताइए जरूर, मैं जरूर उसकी रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के ग्रुप में शेयर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर सीरीज को हमने 19 इसमें लेक्चर कर लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपके बीएससी में हो सकता है, आपके एमएससी में हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में काम आएगा और साथ ही साथ आपके सीएसईआर, नेट, गेट और आईआईटी जेम में सब जगह ये जो टॉपिक है आपका काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का काफी मतलब अच्छा टॉपिक है। और सीएसईआर, नेट में तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। आप कोई भी ईयर का जाके क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसके अंदर एक क्वेश्चन तो इसमें से 100% आता ही आता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म से। तो सबसे पहले आप सब लोग नीट की तैयारी करके आए हैं या जेई की तैयारी करके आए हैं। ठीक है, आपने 12th में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है, पक्का ही पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वांटम लेवल पे बात करेंगे। हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक है, और उस एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब एटम का खुद के न्यूक्लियस के कारण यहाँ पर इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन यहाँ पर इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। किसका होता है? इसके इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का एक एटम है। ये एटम क्या कर रहा है, हम लोग जिस सब्सटेंस को ले रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, आयरन है और आयरन का एक एटम है और एटम का एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हम जो फील्ड एक्सटर्नल अप्लाइड करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन या तो इसको अपोज करेगा, मतलब या तो इसका साथ देगा, या फिर इसका क्या करेगा, ऑपोजिट, ये इसमें से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से क्या कर देगा, इसके फील्ड को कम कर देगा। तो यहाँ पर दो चांस आते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं। क्या करते हैं, हम लोग एक सब्सटेंस लेते हैं और उसको प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहाँ करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हमारा मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हमने लगा दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग एक सब्सटेंस रखने जा रहे हैं। हमने ये सब्सटेंस रख लिया। अब इस सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, एटम है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इसकी स्पिन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो तरह से हो सकता है। या तो ये इंडिविजुअली हो सकता है, ठीक है, या तो ये इंडिविजुअली अनपेयर्ड कंडीशन में हो सकता है, या फिर ये पेयर्ड कंडीशन में हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअली अनपेयर्ड, मतलब ये क्या है, अनपेयर्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिटल में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड जो हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इसमें क्या कर देगा, इसमें इसकी वैल्यू बढ़ा देगा। इसकी वैल्यू क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो हम लोग जो लगा रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो इंड्यूस हो रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण जो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पैरामैग्नेटिक का एक कंसेप्ट है। मतलब अगर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों पेयर्ड है, तो फिर वहां पर जो इफेक्ट लगेगा वो डायामैग्नेटिज्म लगेगा। क्या लगेगा, डायामैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा। अगर मैं कहूं कि, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो
चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग पढ़ेंगे। देखो मेरे कहने का मतलब है कि मैं अच्छे से इसको और समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा एक एटम था और इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन था और इस इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा क्या होगा, ये इंड्यूस हुआ, ठीक है। ये एक्सटर्नल किसके कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हुआ, ठीक है। ये इंड्यूस सर्कुलेशन इलेक्ट्रॉन हुआ और इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, या तो ये ऑपोजिट होगा, ठीक है, ऑपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, या तो ये ऑपोज मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा, या फिर ये क्या होगा, इसके साथ में होगा, ठीक है, या फिर ये इसके साथ में होगा। अगर मान लो ये अपोज करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है, तब ये कैसा इफेक्ट कहलाता है, तब ये इफेक्ट कहलाता है डायामैग्नेटिक। तब ये इफेक्ट क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तब ये क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि डायामैग्नेटिक इफेक्ट कब आता है, जब भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर आउटर ऑर्बिटल के अंदर क्या रहता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहती है, तभी यहां पर क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा। अगर यहां पर बात करता हूं मेरे आउटर सब्सटेंस के आउटर ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब वहां पर डोमिनेट करेगा कौन, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट क्या करेगा, वहां पर डोमिनेट करेगा डायामैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, डायामैग्नेटिक के ऊपर। और जब डायामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड रहते हैं, मतलब पेयर्ड रहते हैं, तब तो सीधी सी बात है कि हमें पता ही है कि ये डायामैग्नेटिक होता, तो उसमें डोमिनेंसी वाली कोई बात ही नहीं है। जब भी अनपेयर्ड रहता है तब यहाँ पर ये होगा या फिर ये होगा। हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक होगा, पर डायामैग्नेटिक भी होगा क्योंकि उसकी उस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हैं। तब वहां पर डोमिनेंसी किसकी आती है, पैरामैग्नेटिक की डोमिनेंसी आती है किसके ऊपर, डायामैग्नेटिक के ऊपर। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि मान लो कोई सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं, तो अगर हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो उसकी जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, वो अलग अलग बिखरी हुई रहती है, अलग अलग बिखरी हुई होती है हमारे सब्सटेंस की। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जैसे ही मान लो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये सारे के सारे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में तो ये इस तरह से रहते हैं, ठीक है। अगर ये प्रेजेंस की बात करते हैं तो इनकी सारे की डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में ये सारे आ जाते हैं। अगर ये एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं और वो भी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाते हैं, तब तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटाइजेशन इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा। अगर ये अपोज करेगा तो फिर डायामैग्नेटिज्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की इफेक्ट। ये एक इंट्रोडक्शन था और ये आपको पता है, जनरली आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो अब से शुरू होगा, ठीक है। मेन कंसेप्ट अभी से शुरू होगा। हम लोग सबसे पहली बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, तो रैंडमाइजेशन बढ़ता है। हमें पता है क्या बढ़ता है, रैंडमाइजेशन बढ़ता है, रैंडमाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। अगर रैंडमाइजेशन बढ़ेगा तो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पहले ही रैंडम में थे इलेक्ट्रॉन, हमने उसको सही किया तब तो वो पैरामैग्नेटिक हुआ, तब ये पैरामैग्नेटिक हुआ। और ये रैंडमाइजेशन और बढ़ जाएगा, अगर ये वाला इफेक्ट और बढ़ जाएगा तो हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक घट जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं मैं अब टेम्परेचर की दूसरा मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टराइजेशन या इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इसका पैरामैग्नेटाइजेशन ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जो दो बात है इसको ध्यान रखना थोड़ा। अब तीसरी बात हमारे दिमाग में आती है कि हम लोग बात करते हैं कि पैरामैग्नेटिक इफेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है और डायामैग्नेटिक इफेक्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। तो ये कितना आता है और कितना अपोज करता है डायामैग्नेटिक इफेक्ट और कितना उसके साथ में चलता है पैरामैग्नेटिक इफेक्ट में, तो इसको कम से कम क्वांटिटेटिवली हमें पता चलना चाहिए। अगर क्वांटिटेटिवली हमें पता करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग वहां पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग एक जरिया बनाएंगे, किसको, इसको मेजरमेंट के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सहारा लेंगे। किसके लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट की कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट की कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ठीक है, हमें कैलकुलेट तो ये करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट करना है। अगर हमें मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। उससे पहले हमें एक एवरेज कहे तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज हमें पता होना चाहिए। उसका मतलब क्या कहते हैं, हमें डेल्टा एच पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो बी क्या है, बी मेरे पास है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एच मेरे पास क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मेरे पास बी क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और एच क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैंने अप्लाई किया, मेरे पास इंड्यूस हुआ ज्यादा और मैंने अप्लाई किया कम, तो फिर यहां पर मेरे पास निकल के आता है डेल्टा एच, जो कि डेल्टा एच हमें क्या देता है, बी माइनस एच देता है। क्या देता है, बी माइनस एच देता है कि कितना ज्यादा हमें यहां पर मिला है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलावा। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो दिया ही दिया, उसके अलावा हमें कितना उसको इंड्यूस होने के कारण ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, वो हमें कितना ज्यादा मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आती है, उस टर्म्स को ध्यान रखिए, एक एक टर्म्स को आप ध्यान रखिए। मैग्नेटिक, हम लोग आखिरकार किस पे जाएंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे जाएंगे, उसको थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक, अब सबसे पहले आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको किससे, आई से डिनोट करते हैं, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए आप लोग, 4 पाई आई इज इक्वल टू बी माइनस एच। ठीक है, बी माइनस एच। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक, क्या होता है, इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is the magnetic moment
मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, म्यू है, तो वॉल्यूम V हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो सकता है। तो यहां पर हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग अगर इस पूरे फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि इस पूरे फॉर्मूले को, मेरे पास जो फॉर्मूला आता है 4 पाई आई इज इक्वल टू बी माइनस एच, अगर मैं इसको पूरे से डिवाइड कर दूं किससे, ठीक है, इसको डिवाइड कर दूं, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो ये सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, पूरे को अगर एच से डिवाइड करते हैं तो 4 पाई आई अपॉन एच इज इक्वल टू बी अपॉन एच माइनस एच अपॉन एच। तो फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, एच से एच कट जाएगा, तो यहां पर हो जाए 4 पाई आई अपॉन एच इज इक्वल टू बी अपॉन एच माइनस 1। ये एक और फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब यहां पर अलग अलग दो आपको टर्म दिख रहे होंगे। एक तो यहां पर ये दिख रहा होगा कि आई अपॉन एच और यहां पर बी अपॉन एच, इसका क्या मतलब है और इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे। अगर हम बी अपॉन एच की बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बताता है। ये किसको बताता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बताता है। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बताता है। अगर आई अपॉन एच की मैं बात करता हूं, आई अपॉन एच की मैं बात करता हूं, तो फिर ये किसको बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे थे कि हम लोग इसको इसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब यहां पर ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, आई हमें क्या बताए, म्यू अपॉन या फिर मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन पर वॉल्यूम है। तो इसका मतलब यहां पर आई अपॉन एच भी तो क्या कहलाएगा, पर वॉल्यूम ही कहलाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगी। या फिर इसको कह सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं कप्पा से। ठीक है, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं और इसको वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, कप्पा से डिनोट करते हैं इसको, और ये हो जाएगा अपना आई अपॉन एच। ठीक है, ये तो हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो पूरा ओवरऑल फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन, अगर मैं कहूं अब मेरा थर्ड के बाद में फोर्थ मेरा अब क्या हो जाएगा, 4 पाई, अब यहां पर कप्पा इज इक्वल टू बी बाई एच माइनस 1। ठीक है, अब ये जो कप्पा है ना, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है या फिर
जो अपना सबस्टेंस है वो डायामैग्नेटिक है या फिर कहें तो ये पैरामैग्नेटिक है। अगर कप्पा का वैल्यू हमारा नेगेटिव आता है, इसका वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो ये किसके लिए है? और डायामैग्नेटिज्म के लिए। ये किसके लिए? डायामैग्नेटिक। अगर पॉजिटिव है तो ये फॉर पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिज्म। ये पैरामैग्नेटिक के लिए है, ठीक है। अब यहां पर एक और टर्म आता है, ठीक है, वो आता है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। सॉरी, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी हो गया, अगला आता है स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको काई से डिनोट करते हैं। वो है अगला आपका स्पेसिफिक या फिर मास, या फिर मास ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और इसको काई से डिनोट करते हैं। इसको तो आपने बहुत देखा होगा। तो ये रियल में क्या होती है? ये होती है आपका स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी या फिर मास ससेप्टिबिलिटी होती है। और ये क्या होती है? ये रियल में आपकी होती है, जो हम लोग वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, इसी को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा? टर्म क्या हो जाएगा हमारा? वो स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा। काई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपना कप्पा अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, ये हो जाएगा अपना स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो हम लोग इससे आगे एक मोलर ससेप्टिबिलिटी भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकें? मोलर ससेप्टिबिलिटी की बात भी कर सकते हैं। मोलर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मोलर ससेप्टिबिलिटी, तो उसको हम लोग करेंगे चाहे एम से डिनोट करेंगे, काई एम से डिनोट करेंगे, इजिकल टू क्या हो जाएगा? काई, या तो हम लोग काई स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देंगे, जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, ये जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये जो m है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल होगा। या तो इसको ऐसे करो या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, अपॉन डी, ये ऐसे भी कर सकते हो। यहां पर ये मोलैलिटी नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये मोलैलिटी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास, मैं पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करता हूं या फिर मेजर्ड ससेप्टिबिलिटी की बात करूं या फिर डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की मैं बात करूं, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? अगर एक्सपेरिमेंटली मैं बात करूं, मान लो कि मुझे कोई भी कंपाउंड, कोई भी सैंपल होता है ना, उस सैंपल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा का पूरा पैरामैग्नेटिज्म, तो कुछ उसके अंदर क्या होगा? डायामैग्नेटिक कैरेक्टर भी होंगे, कुछ उसके अंदर पैरामैग्नेटिक भी होंगे। डाया और पैरा होता है तो पैरा डोमिनेट करता है, तो डाया कितना रह जाएगा? तो हमें एक मेजर्ड ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं, तो मेजर्ड ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारा? जो मेजर्ड ससेप्टिबिलिटी होती वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस में डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों का क्या हो जाएगा? योग या एडिशन क्या हो जाएगा? मेजर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इफ, ठीक है, इस सब्सटेंस, if a substance
कंटेन पेयर्ड, देखो पेयर्ड तो होते ही होते हैं, पेयर्ड एज वेल एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर्ड के साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर जो अप्लाइड फील्ड होता है इंड्यूस ए मैग्नेटिक डायमैग्नेटिज्म इन ओपोजिशन ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा जो डायमैग्नेटिज्म, जो इंड्यूस फील्ड होगा, जो डायमैग्नेटिज्म होगा वो ओपोजिशन करेगा किसका, पैरामैग्नेटिज्म का, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो आया है। ठीक है, तो हमारा पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पर, तो हमारा पैरामैग्नेटिक ठीक ससेप्टिबिलिटी T इजिकल टू क्या हो जाएगा, मेजर्ड, जो हमने मेजर्ड ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, माइनस हो जाएगा डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा, काई एम, ये पैरामैग्नेटिक, और मेजर्ड में तो हमारा क्या रहेगा, मोलर वाला रहेगा। ठीक है, और माइनस डायामैग्नेटिज्म का क्या हम डिनोट कर लेते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक बात कहता हूं कि अगर मेरे पास अगर मैं ये माइनस को लगाता हूं, अगर मैं यहां पर माइनस लगा देता हूं, रियल में अगर मैं इस फॉर्मूले में माइनस लगा देता हूं, तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी पीछे बात की कि डायामैग्नेटिज्म ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव में रहेगी। अगर मैं नेगेटिव में यहां लूंगा तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमें फॉर्मूला में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मोड लेना पड़ेगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, फॉर्मूला में हमें क्या लेना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला रियल में क्या बनेगा, रियल में फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, प्लस यहाँ पर मोड और यहाँ पर एम डी। ठीक है, मोड। अब यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो सही से आएगा। अगर मैं पहले वाले फॉर्मूला की मैं बात करूं, अगर मैं माइनस लूंगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर डायामैग्नेटिज्म माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो ये यहाँ पर मेजर्ड में से ये डायामैग्नेटिज्म माइनस हो जाएगा, और तो फिर क्या निकल जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म। अगर वो पहले वाले की मैं साइन की बात करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका मतलब यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो भी गलत है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको क्लासिकल थ्योरी की ओर जाते हैं। क्लासिकल थ्योरी से ससेप्टिबिलिटी को रिलेट करते हैं। ठीक है, किस तरह से रिलेट करते हैं क्लासिकल थ्योरी से, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। और वहीं से हमारे क्यूरी लॉज वगैरह निकल के आते हैं, वेज लो, क्यूरी लो, जो कि आपने यहाँ पर इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जनरली वहीं से पूछा जाता है। ये जो कंसेप्ट है, ये बस आपको ध्यान रखने हैं कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या टर्म है। अभी तक हमने टर्म की बात की है। ठीक है, फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, दो माल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो मेरे पास करेक्टेड या फिर कहें तो मोलर ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म की है। ठीक है, किसकी है, मेरे पास मोलर ससेप्टिबिलिटी है, और वो भी किसकी है, पैरामैग्नेटिज्म की है। ठीक है, इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं, किसके साथ में कोरिलेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के साथ में कोरिलेट करते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो निकल के आता है ये
एन स्क्वायर म्यू इफेक्टिव, ये म्यू इफेक्टिव अपॉन 3RT, ठीक है। ये एक फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसमें n क्या है, ठीक है, इसमें n क्या है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। n क्या है, n इज एवोगाड्रो नंबर, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T टेम्परेचर, ठीक है। और R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और म्यू इफेक्टिव क्या है, ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका बोर मैग्नेटिज्म से, बोहर मैग्नेटिज्म से। ये क्या है, बोहर मैग्नेटिज्म से आता है। या फिर इसको एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस इन बोर मैग्नेटॉन की टर्म में इसको बोर मैग्नेटॉन की टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कहेंगे, इसको एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जैसे इसका फॉर्मूला है म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 3, वो मतलब सॉरी, जो एक बोर मैग्नेटिज्म होता है, जो एक बोर मैग्नेटिज्म होता है वो रहता है आपका इलेक्ट्रॉन अपॉन H4 पाई m। ये बोर मैग्नेटिज्म का एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घूम रहा है तो फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा उसके लिए, एक बोर मैग्नेटॉन के लिए। और अब अगर मैं इसका वैल्यू कहाँ रखता हूं, इसके अंदर रखता हूं, तो मेरा म्यू इफेक्टिव क्या निकल के आएगा यहां से, तो मेरा म्यू इफेक्टिव निकल के आएगा 3RT काई MP अपॉन n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो उत्तर आएगा ये किस में आएगा, बोर मैग्नेटॉन में आएगा। किस में आएगा, बोर मैग्नेटॉन में आएगा। अगर इन सब में कुछ कांस्टेंट को, जैसे R कांस्टेंट रहता है, 3 कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, काई M वाला जो मोलर ससेप्टिबिलिटी वाला, पैरामैग्नेटिक मोलर ससेप्टिबिलिटी वाला है, ये भी आपका वेरिएबल रहेगा। n आपका कांस्टेंट है, तो अल्टीमेट कुछ नंबर निकल के आएगा कांस्टेंट। तो ये म्यू इफेक्टिव, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या निकल गएगा, 2.48 काई MP/T, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 बोर मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये एक आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। ओके, तो यहां से क्यूरी के लॉ आपको प्रूफ हो जाएंगे कि क्यूरी लॉ, ठीक है, क्यूरी वेज लॉ, क्यूरी लॉ दोनों। कैसे, क्यूरी लॉ क्या कहता है कि पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। क्या है, क्यूरी लॉ। ये क्या कहलाता है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is inversely
प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। जैसे एम पी, पहले अगर इसको 1/T करते हैं तो फिर ये हटता है तो फिर कांस्टेंट आ जाता है, तो वो क्या आ जाता है आपका यहाँ पर C आ जाता है, तो C/T कर देते हैं। और C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है। और C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है। और हमें पता है क्यूरी कांस्टेंट क्या रहेगा, अभी हमने पीछे फॉर्मूला से देखा, तो हमारा अभी पीछे यहाँ पर आप जाके देखिए तो पीछे वाले फॉर्मूले में आपको दिखेगा कि T के अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से कांस्टेंट हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर C निकल के आया, तो C निकल के आया तो C का जो वैल्यू रहेगा, C इज इक्वल टू क्या रहेगा, C इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्यूरी कांस्टेंट रहेगा। और इसका वैल्यू किसके बराबर रहेगा, n स्क्वायर म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 3r, ठीक है। T पहले से ही आ चुका है लेकिन ये ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ही लागू है। इट इज वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। दैट आर मैग्नेटिकली डाइल्यूट, ठीक है। अब यहां पर दूसरा लो आता है आपका, क्यूरी वेज लो आता है। ये लो क्या कहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसके जो ग्राफ है वो भी मैं बात करूंगा अभी, क्यूरी वाइज लो। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये कहता है कि कुछ सब्सटेंस मैग्नेटिकली डाइल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, क्या है, कुछ सब्सटेंस मैग्नेटिकली डाइल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, घूमते घूमते क्या करते हैं, स्पिन करते करते पास वाले नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेते हैं, कपल कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में मिलके क्या कर लेते हैं, कपल हो जाते हैं। ये क्या कर लेते हैं, कपल हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें चेंजेज हो गया। ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी थी, वो मैग्नेटिक डाइल्यूशन की जो प्रॉपर्टी थी, वो क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई है, तो उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टेम्परेचर में यहाँ पर कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, वो टेम्परेचर में फॉर्मूला में चेंजेस किए थे टेम्परेचर के साथ में। तो उन्होंने कहा था कि अगर पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला है, इसमें क्या है, जो सी है, सी अपॉन टी माइनस थीटा आ जाएगा, टी माइनस थीटा आ जाएगा, टी माइनस थीटा आ जाएगा। और थीटा आप कहां से कैलकुलेट करोगे, थीटा आप जो पहले जो म्यू इफेक्टिव वाला फॉर्मूला है वहां से कैलकुलेट होगा। और ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड किसके लिए है, ठीक है, ये वैलिड है आपका या तो ये फेरोमैग्नेटिज्म की तरह काम करेगा। ठीक है, these substance may behave as either फेरोमैग्नेटिज्म, यहां पर तीन नाम आते हैं, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिक, या
फेरी मैग्नेटिक, ठीक, या फिर एंटी फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, यहां पर 3 वर्ड आए, या तो फेरो मैग्नेटिक, या फेरी मैग्नेटिक, या एंटी फेरो मैग्नेटिक। इस तरह के अगर कोई सब्सटेंस है तो फिर इस फॉर्मूले के अनुसार वो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बेस पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ में हम लोग सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। ग्राफ ये कहता है कि पहले वाली चीजें जैसे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जो क्यूरी लॉ कहता है, ठीक है, क्यूरी जो लॉ कहता है उसके अनुसार तो सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है, क्यूरी लॉ को फॉलो करता है, जो क्यूरी लॉ को जो फॉलो करता है वो पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, अगर क्यूरी वेज लॉ को फॉलो करता है तो फिर ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, और थीटा यहां पर 2 तरह से डिपेंड करेगा। थीटा यहां पर 2 तरह से डिपेंड करेगा। ठीक है, थीटा यहां पर, ये यहां पर जो टेम्परेचर आएगा ये किस किस के बीच में है, ये 1/mp एंड टेम्परेचर के बीच में, जो कि केल्विन में आपका टेम्परेचर रहेगा। ये पॉइंट आपका कहलाएगा TC। ठीक है, और ये कहलाएगा TN, जो कि नील टेम्परेचर कहलाता है। ये भी बात करेंगे अभी T क्या है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो सब्सटेंस है वो है, या फिर थीटा की बात करें वो मेरे पास पॉजिटिव है, अगर मेरे पास थीटा पॉजिटिव है, थीटा अगर मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है, तब वो किस तरह से बिहेव करेगा। अगर थीटा मेरे पास पॉजिटिव है, मान लो यहां पर है, ठीक है, अगर ये थीटा मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर ये करेगा क्यूरी वेस लॉ को फॉलो, क्यूरी वाइस लॉ को फॉलो करेगा, और उसके अंदर ये किसको फॉलो करेगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें ये किसको करेगा, फेरो को करेगा, फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक को फॉलो करेगा, वो सब्सटेंस इसके अंदर आएंगे, और दूसरा आएगा फेरी को। एक फेरो आएगा, दूसरा फेरी आएगा। अगर थीटा नेगेटिव है, अगर थीटा नेगेटिव है, थीटा अगर नेगेटिव है, यहां पर आ जाते हैं, थीटा अगर यहां है, ठीक है, तो भी ये क्यूरी वेस लॉ को ही फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये क्या आ जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट को वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने वाले सब्सटेंस है उसके ऊपर लागू होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है। ठीक है, तो आप लोग यहां से समझ गए होंगे। ये थीटा जो नेगेटिव है ये किसके लिए है, ये है एंटी फेरो के लिए, और ये है फेरो एंड फेरी के लिए, फेरो ये किसके लिए, फेरो
एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस ग्राफ को भी समझ गए होंगे। टीसी और टीएन की भी बात करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, और फिर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसकी भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आता है आपका टर्म सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, टर्म सिंबल और ये मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से शो करेगा आपस में। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, टीएन के बारे में बात करेंगे, और फेरो और एंटी फेरो के बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे, और फिर अगले लेक्चर हम लोग मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।